नमस्ते दोस्तों। भारत एक युवा देश है। हमारी जनसंख्या का 65 से 70% हिस्सा है जो 35 वर्ष से कम आयु के लोगों का है। और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में मनुष्यों की जो औसत आयु है वो बढ़ रही है, कई ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पे कि एजिंग एक प्रॉब्लम है। ऐसे में इस ग्लोबल फिनोमिना को, इस ग्लोबल लॉजिक को डिफाई करके भारत में जो औसत आयु है वो लगातार कम हो रही है। मतलब कि हम लगातार और युवा होते जा रहे हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में आता है। और अर्थशास्त्र समझने वाले लोग जानते होंगे कि इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। एक बहुत ही सकारात्मक शब्द। अब ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, ये भूमिका क्यों बना रहा हूँ? वो इसलिए कि आज जब हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने को हैं और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी इस 75 वर्ष की जो यात्रा है और जो भविष्य की जो रूपरेखा है उसके केंद्र में युवा होंगे। इसको लेकर मेरे मन में किसी तरह का संशय या किसी तरह की दुविधा नहीं है। ये बात थी जो मैं कहना चाहता था। दोस्तों, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन बड़ा ही अनोखा रहा है। ये सिर्फ अंग्रेज़ों को हमारी ज़मीन से खदेड़ देने भर की लड़ाई नहीं थी। इस स्वतंत्रता आंदोलन ने विचार का निर्माण किया। इस स्वतंत्रता आंदोलन ने विकास की अवधारणा दी। इस स्वतंत्रता आंदोलन ने हमें संवाद की ऐसी संस्कृति दी कि राजनीतिक विरोधियों के साथ भी किस ढंग से सम्मानजनक संवाद करते हुए अपनी बात रखी जाए, उसका विचार इस आंदोलन से निकला। और इस स्वतंत्रता आंदोलन ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसने पहले दिन से भारत के हर नागरिक को राजनीतिक समानता देने का काम किया। आज जो बहुत सारे देश लोकतंत्र के प्रवक्ता बनते हैं, उन देशों में भी कई आंदोलन हुए, तब जाके उनकी आबादी के एक बड़े वर्ग को वोट करने का अधिकार मिला या राजनीतिक अधिकार किसी तरह के मिले। हमारे देश में पहले दिन से हर नागरिक को हर तरह के जाति, धर्म, भाषा, रंग, रूप के भेद के बावजूद हर नागरिक को राजनीतिक अधिकार मिला, राजनीतिक समानता मिली। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है हम सब के लिए। और इतना ही नहीं, हमारे संविधान ने सिर्फ राजनीतिक समानता की बात नहीं की। हमारे संविधान के उद्देश्यों में आर्थिक समानता, सामाजिक समानता भी रही। और उस पर लगातार हम सब एक देश के रूप में संघर्ष करते रहे, काम करते रहे कि हम संविधान के उस उद्देश्य की पूर्ति कर सके। आज जब हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने को हैं, तो हमें समीक्षा करना चाहिए कि हम इन पैमानों पर कितने खरे उतरे हैं। क्या आज से 75 वर्ष पहले जिस तरह के भेदभाव समाज में थे, क्या हम उसको कम कर पाए हैं या उसको और गहरा कर दिया है हमने? जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, क्षेत्र के नाम पे हो, कई तरह की विविधता है हमारे देश में। लेकिन क्या उन विविधताओं को हमने एकता के सूत्र में पिरोया है या फिर उन विविधताओं को आपस में लड़ने, झगड़ने और तनाव का कारण बना दिया है? ये हमको और आपको सोचने की ज़रूरत है। इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। जहाँ तक देखिए आर्थिक समानता की बात आती है, अभी हाल में एक रिपोर्ट आई जिसने ये बताया कि हमारे देश में अमीरी और गरीबी के बीच ऐसी खाई बन गई है कि जो शीर्ष के जो 10 लोग हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं हमारे देश में, उनके पास इतनी धन दौलत है, इतनी धन दौलत है कि वो पूरे देश के हर बच्चे की स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा अगले 25 साल तक के लिए फंड कर सकते हैं। अब ये सोचकर कुछ लोग खुश हो सकते हैं कि हमारे देश में इतने अमीर लोग भी हैं, और कुछ लोग ये सोचकर चिंतित हो सकते हैं कि हमारी देश में इतनी बड़ी खाई है जो लगातार बड़ी होती जा रही है कई कारणों से। और दोस्तों, जब हम उद्देश्यों की बात करते हैं कि हम लोग एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में अपने उद्देश्यों पर कितना खरा उतरे हैं, तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, मैं उम्र के जिस पड़ाव पे हूँ, मैं विद्यालय गया 90 के दशक में। वो दौर था जब मैं स्कूल गया, और
पूरे 90 का दशक मुझे याद है, और शायद आप लोगों को भी याद होगा, कि हम सबको ये सपना दिखाते हुए बीता कि जब 2020 आएगा तो कितने पैमानों पर न जाने भारत बिल्कुल अव्वल हो जाएगा। आपको याद होगा डॉक्टर कलाम का वो डॉक्यूमेंट विजन 2020, जिसको लेकर उन्होंने एक किताब भी लिखी, और जो असल में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट था डॉक्टर कलाम की देखरेख में, इंडिया 2020। अब उसमें उन्होंने कहा था कि जब 2020 आएगा तो भारत अर्थव्यवस्था के मामले में चीन को पछाड़ चुका होगा, अमेरिका जैसे देश को टक्कर दे रहा होगा। कई पैमानों पे गरीबी, भूखमरी, गैर बराबरी, इन सभी पैमानों पर हम बिल्कुल सही हो चुके होंगे। चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर व्यक्ति, हर नागरिक को अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन देने की बात हो, अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर देने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, ऐसे सभी पैमानों पर हम एक बेहतरीन देश बन चुके होंगे 2020 आते आते। ये डॉक्टर कलाम ने लिखा, कहा, और ये पूरा 90 का दशक कम से कम हम जैसे छात्रों को तो ये सपना दिखाते दिखाते बीता। और जब डॉक्टर कलाम से पूछा गया था तो मुझे याद है कि क्या ये कोई इज इट अ ड्रीम, ये कोई बहुत बड़ा सपना है जो आप देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज एन अचीवेबल टारगेट। ये हम सब मिलकर अगर एक उद्देश्य के लिए एक देश के रूप में काम करें तो जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम इस टारगेट को पा जाएंगे, हम इसको पूरा कर ले जाएंगे। दोस्तों 2020 बीत चुका है, आज हम 2022 में हैं, और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि चाहे शिक्षा स्वास्थ्य का पैमाना हो, चाहे गरीबी भूखमरी का पैमाना हो, आज हमारी हालत क्या है। हम बेहतर हुए हैं या हमारी स्थिति और ख़राब हुई है। हमने सपना देखा था चीन को पछाड़ने का, आज प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में बांग्लादेश हमको पछाड़ चुका है। ये है जो समीक्षा करने की ज़रूरत है, इससे हम आंख नहीं मूंद सकते। और अगर हम आगे की एक रूपरेखा बनाना चाहते हैं देश की समृद्धि की, देश के सशक्तिकरण की, एक बेहतर समाज, खुशहाल समाज की, तो हम इन तथ्यों से आज आंख नहीं मूंद सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जब हम समीक्षा करते हैं तो हम आगे की जो रूपरेखा हो उस पर भी बात करें, और उसमें मुझे ये लोक संसद की जो पहल है ये बहुत महत्वपूर्ण लगती है, और ऐसे सभी पहल बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उससे हमको एक संवाद की संस्कृति एक समझने को मिली, और सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन से ही नहीं। देखिए, हमारी जो पूरी पुरातन संस्कृति रही है, हम उस देश समाज उस संस्कृति से आते हैं, हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ पे शास्त्रार्थ से सत्ता तय कर लिए जाते थे। हम इतने संवाद में यकीन करने वाले लोग रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि अगर आगे एक बेहतर देश हमें बनाना है तो जिन बिंदुओं पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिसमें से कुछ हम जैसे लोग हमारे अपने कई साथियों के साथ लगातार काम कर रहे हैं, कि वो बुनियादी सवाल जो आपके, हमारे और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, जो पढ़ाई, कमाई, दवाई के सवाल हैं, उस पर हम लगातार युवा आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, सकारात्मक ढंग से, सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण काम है वो है कि संवाद की संस्कृति को पुनर्जीवित करना। वो चाहे हमारे राजनीतिक विरोधियों के साथ ही संवाद क्यों ना हो। आज मैं देखता हूं कि हमारा एक ऐसा समाज बन गया है जहां पे कि हम इतने ज़्यादा अविश्वास से एक दूसरे को देखते हैं। हम हर वक्त किसी से भी बातचीत करते वक्त पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस नहीं ढूंढते हैं, हम उस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस बिंदु पे वो आदमी मुझसे अलग बात कर रहा है और उस बिंदु को पकड़ के हम उससे लड़ाई लड़ेंगे। हम ये नहीं ढूंढते हैं कि हमारे बीच किस तरह की समानताएं हैं, उन धागों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते जो हम सब को एक साथ लेके आगे बढ़ सकता है। हम सब की अलग अलग यूनिक आइडेंटिटीज, अलग अलग विचार होने के साथ, तो वो जो संवाद की संस्कृति है जिसको हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने बखूबी निभाया, आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा कि कैसे चाहे गांधी जी हों, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे कितने भी मतभेद रहे हों, लेकिन संवाद कभी नहीं टूटा उनके बीच, सम्मानजनक संवाद। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, जिनके बीच कई मतभेद थे, इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि इनके बीच मतभेद थे, राजनीतिक मतभेद थे, काम करने के तरीकों को लेकर मतभेद थे, लेकिन
अंत समय तक उनके बीच कभी भी सम्मानजनक संवाद नहीं खत्म हुआ, यह आपको हमको पता होना चाहिए। इसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि लोक संसद जो है उस संवाद को पुनर्जीवित करने का एक माध्यम बन सकता है। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस विचार को गढ़ा, लोक संसद के आइडिया, इस इनिशिएटिव के साथ जो आगे आए हैं और इसको जो फलीभूत करने का जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। और दोस्तों, जो अंतिम बात मुझे लगता है कि देखिए, हम पिछले 75 वर्षों को लेकर एक बात जिसको लेकर हम सब गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि हम अगर एकाध धब्बों को छोड़ दिया जाए तो हम एक सफल लोकतंत्र रहे हैं। दुनिया में बहुत कम सफल लोकतंत्र के उदाहरण हैं जैसा भारत रहा है। हमें इस अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की ज़रूरत है। हमें उन विचारों को बचाने की ज़रूरत है जिन विचारों को लेकर हमें स्वतंत्रता मिली थी। और हमें लगातार सामाजिक गैर बराबरी कैसे कम हो, आर्थिक गैर बराबरी कैसे कम हो, इस पर काम करने की ज़रूरत है, एक नागरिक के तौर पे भी और विशेष तौर पे युवा के तौर पे। इसलिए हम लोग लगातार पढ़ाई, कमाई, दवाई के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि हम सब मिलजुल कर हम अपने देश को उस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में ले जाएं जिस उद्देश्य के लिए हमें स्वतंत्रता मिली थी।